क्लास में, अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं पुराने एक अध्याय जिसे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था उसके कुछ भाग को फिर से लेकर के आई हूँ ताकि वह अध्याय या वह चैप्टर जो वह पूरा हो जाए। और वह चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जब हमने बात की थी, जब हमने उस पर प्रकाश डाला था, तब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना था, उस वंश के बारे में जाना था। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जो जीवन थे या उनकी जो विजय यात्राएं थी उन पर हमने बहुत ही विशेष प्रकाश डाला था। इसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी इस पर भी प्रकाश डाला था, और वहां की प्रांतीय शासन व्यवस्था भी कैसी थी इस पर भी हमने प्रकाश डाला था, जो प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है और छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय है और इसके हर एक भाग बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम वहाँ की शासन व्यवस्था की बात करें, चाहे हम वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, या हम वहाँ की कला संस्कृति की बात करें। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में हमारे सामने आया था, और इस साम्राज्य में हमने देखा कि यह पूरी तरह से सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत विशाल साम्राज्य था, जहां हम शायद किसी तरह की कमी नहीं पाते हैं। और यह एक आदर्श समाज कहा जा सकता है, आदर्श साम्राज्य कहा जा सकता है। और आज के समय में भी हम उस व्यवस्था के बहुत सारे महत्वपूर्ण और उपयोगी चीजों को अपने यहाँ अभी भी लागू किए हुए हैं। अभी भी हमारे भारतीय समाज में, हमारे देश में उस व्यवस्था को थोड़ा चेंज करके, लेकिन अभी भी वो हम उसको अपनाए हुए हैं क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी। तो आज मैं आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपके सामने बात रखूंगी, उस पर प्रकाश डालूंगी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि मैंने बताया कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था हमने देखा बहुत ही स्ट्रांग थी। केंद्रीय स्तर पर हम देखें वहां की शासन व्यवस्था बहुत 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 ही अच्छी थी। प्रांतीय स्तर पर देखें तो बहुत ही कल्याणकारी व्यवस्था जो कही जाती है वह थी। एक तरह से हम कहें तो मौर्य साम्राज्य एक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था थी। लेकिन जब हम सामाजिक स्थिति की बात करें, सामाजिक दशा की बात करें, तो वह भी कैसी थी यह भी हमें जानना चाहिए। तो आज हम इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, संक्षेप में बताऊंगी और सरल सहज भाषा में, जिसे आप समझ सके, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। सबसे पहले मैं बताऊंगी जाति व्यवस्था। हमने पढ़ा था वैदिक काल में जाति व्यवस्था कि किस तरह से समाज 4 भागों में विभक्त था। सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनका काम पठन पाठन, यज्ञ, पूजा पाठ इन सब से संबंधित था। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि राज्य के बड़े बड़े पदों पर, जिनमें इनके ज्ञान का उपयोग हो सकता था, वहां पर भी इन्हें रखा जाता था। पुरोहित जो होते थे वह ब्राह्मण ही होते थे, जो एक महत्वपूर्ण पद था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जहां 4 वर्णों में समाज विभक्त था, वह व्यवस्था यहाँ लागू थी। और ये कहेंगे हम कि अब यह व्यवस्था और भी कठोर रूप से लागू हो गई थी। जैसा कि हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है हमारे पास? बहुत सारे स्रोत हैं।
लेकिन उसमें कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज द्वारा लिखी इंडिका, यह एक ऐसे ठोस साक्ष्य हैं हम लोगों के पास जिससे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अधिक जान सकते हैं और बहुत सही जान सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां जाति व्यवस्था थी, लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी जो पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें उन्होंने क्या लिखा? उसमें उन्होंने लिखा कि समाज जो है 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें पहला भाग जो था विद्वानों का था, दूसरा जो ये था, दूसरा अंग जो था समाज का वह कृषक था। इसी तरह मेगास्थनीज ने काम के अनुसार, जिसका जो कर्म था उसके अनुसार उसने समाज को 7 भागों में करके दिखाया, जिसमें दार्शनिक, किसान, व्यापारी, दास, ऐसे 7 वर्ग उन्होंने दिखाए। लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं था। उन्होंने जो देखा वो तो विदेशी थे, उन्होंने जो देखा और जो समझा उसे उन्होंने लिखा, लेकिन मुख्य रूप से यह 4 भागों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का स्थान बहुत ही ऊंचा था। क्षत्रिय जो थे उनका भी बहुत महत्व था। देश की सुरक्षा के लिए, साम्राज्य को सुव्यवस्थित रखने के लिए, एक संगठित आकार देने के लिए क्षत्रिय वर्ण की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अतः इनका भी समाज में बहुत अधिक महत्व था। हम ये देखते हैं कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उससे हमें यह भी पता चलता है कि उस समय बहुत सारे वर्ण संकर जाति को भी भूमि दे करके एक नया ये बना लिया था। और लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जितने भी जाति थे उसमें शादी ब्याह हो या खान पान हो, उसमें बहुत ही कठोरता बरती गई थी। और जाति के नाम पर ये नहीं कि आपस में विद्वेष था, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी ये जातियां जो थी आपस में ही शादी ब्याह, खान पान, आयोजन प्रयोजन सब साथ में इनका होता था। दूसरे जाति का इसमें, एक जाति का दूसरी जाति में प्रवेश उतना निषिद्ध था। खासकर शूद्र जाति जो थे उनको अलग ही रखा गया था, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, दास प्रथा का भी उस समय वर्णन आता है। तो ये दास कौन थे? ये दास वो थे जो युद्ध में जो सैनिक गुलाम बना लिए गए, जो हार गए, जिन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें अपने यहाँ दास बना के रखा गया। वह दास बहुत सारे काम करते थे, राजघराने के काम करते थे, राज्य के काम करते थे, वो खेतों में काम करते थे। उन दासों से बहुत अधिक उससे काम करवाया जाता था और उन पर बहुत अधिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे। लेकिन यह भी देखा गया है, इसका भी प्रमाण है कि अगर दास चाहते तो या तो मालिक के स्वेच्छा से या तो इस दासत्व से मुक्ति के एवज में कुछ दे करके वह दासत्व से मुक्ति पा सकते थे। ऐसी व्यवस्था का उल्लेख उन पुस्तकों में हमने देखा है। इसके अलावा जब हम अशोक जो मौर्य साम्राज्य के थे उनके समय का हम क्या देखते हैं कि उन्होंने तो अपने जो शिलालेख वगैरह है उसमें लिखवाया भी था कि दासों के साथ अनुचित व्यवहार ना हो। तो हम कह सकते हैं कि दास प्रथा थी, लेकिन वह दास प्रथा बहुत ही कठोर नहीं थी जिससे हम एक अमानवीय रूप पा सकते हैं वहां पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था कठोर थी, लेकिन थी, और किसी तरह का किसी में कोई मलाल वैसा
नहीं दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट तो आ गई थी। स्त्रियों को पढ़ने लिखने दिया जाता था, शिक्षा का अधिकार था, लेकिन फिर भी जो हमने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा है महिलाओं या स्त्रियों का जो स्थान, वह यहां तक आते आते थोड़ा कम हो गया था। महिलाओं का विवाह का जो उम्र हुआ करता था वो लड़कियों का 12 वर्ष कर दिया गया था, लड़कों का 16 वर्ष कर दिया गया था। स्त्रियों की दशा हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, बहुत गिर गई थी। उन्हें भी बहुत सारे काम मिले हुए थे राज्य की ओर से। राज्य सरकार में उसे गुप्तचर को की नियुक्ति उस पर की जाती थी, वो राजा की अंगरक्षक होती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर स्त्रियों की नियुक्ति होती थी। स्त्रियों को बहुत अधिक अधिकार तो नहीं मिले थे, लेकिन उससे पूरे अधिकार छीने भी नहीं गए थे। महिलाओं में हम देखते हैं कि कभी कभी बड़े परिवारों में या धनी मानी परिवारों में एक से अधिक विवाह किए जाते थे, पुरुष करते थे वो एक से अधिक विवाह। महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियां जो है गणिकाएं होती थी और इन गणिकाओं पर जो है टैक्स भी लिया जाता था सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति ना बहुत गिरी हुई थी, ना बहुत ऊपर थी, लेकिन हाँ, अगर हम तुलना करें वैदिक काल से, वैदिक पीरियड के समय से, तो थोड़ी सी गिरावट आ गई थी। सती प्रथा पूरे भारत में नहीं थी, यह सिर्फ उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सती प्रथा हमें देखने को मिलती है। इसी तरह हम देखेंगे विवाह। विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह का मुख्य उद्देश्य वंश वृद्धि हुआ करता था और महिलाएं घर में उसका बहुत अधिक महत्व था। परिवार में महिलाओं का बहुत अधिक महत्व था। पिता के साथ साथ माँ का भी महत्व कम नहीं था। समाज में ये अलग बात है कि पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं या माँ की स्थिति जो है वह भी अच्छी थी। 8 तरह के विवाह का उल्लेख कौटिल्य द्वारा किया गया है। जिस तरह हम देखते हैं वैदिक पीरियड में 8 तरह के विवाह हुआ करते थे, उसी तरह 8 तरह के विवाह इस समय भी होते थे, लेकिन अभी भी सामान्य आर्ष विवाह जो है या जो सामान्य विवाह है वही मान्य था। ना तो गंधर्व विवाह बहुत अधिक उसको प्रतिष्ठा मिली हुई थी, ना तो पैशाच विवाह को बहुत प्रतिष्ठा मिली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं जो थोड़ा हटके था उसे समाज में उस विवाह को महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इन सारे विवाहों को महत्व दिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में जो समाज की जो महत्वपूर्ण स्तंभ होती है महिलाएं, उसकी उनकी स्थिति ऐसी थी। वस्त्र आभूषण के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो मौर्य साम्राज्य था वो हर प्रकार से समृद्ध था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हर क्षेत्र पूरी तरह से विकास कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। इसीलिए अगर हम कहें कि वहां पे धनी और गरीब ये तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि इस समय का समाज ऐसा था कि लोगों के पास खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी। लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे, रेशम यहाँ के बहुत अच्छे होते थे। जो बड़े लोग होते थे, जो राज्य घराने से संबंधित होते थे या बहुत बड़े व्यापारी होते थे, उनके जो वस्त्र हैं उच्च कोटि के होते होंगे, स्वाभाविक है रेशम के वस्त्र पहनते होंगे, उसमें सोने की कशीदारी की गई हुई होती होगी, उसमें मूंगे मोती लगे हुए होते थे। लेकिन गरीब लोगों के पास ये चीज नहीं था, लेकिन फिर भी इनके वस्त्र और आभूषण बहुत ही सुसंस्कृत और सभ्य और एक समृद्धि के प्रतीक थे।
पुरुषों के साथ, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जो है वह भी आभूषण प्रिय थे। कान में पहनना, हाथ में पहनना, बहुत सारे ऐसे आभूषण थे जो पुरुष भी प्रयोग करते थे। और महिलाएं तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि महिलाओं के पास कितने आभूषण होते हैं, सर से लेकर पैर तक आभूषण ही आभूषण होते हैं। और महिलाएं सोने, चांदी, तांबा, जो जिस स्तर की महिलाएं होती थी इस तरह के आभूषणों का प्रयोग करती थी। खान पान में हम क्या कहेंगे कि इस काल में आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। कृषि बहुत ही उन्नत अवस्था में थे। व्यापार, उद्योग, हर क्षेत्र में हम देखें तो उन्नति और प्रगति और समृद्धि का हमें दर्शन होता है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ का खान पान भी उच्च कोटि का होगा। लोग मांसाहारी होते थे, शाकाहारी होते थे। चूंकि उनके पास पशुधन भी बहुत होते थे, वो दूध का प्रयोग करते थे, दूध से बने हुए व्यंजनों का प्रयोग करते थे, फल सब्जियों की कोई कमी नहीं होती थी। तो इस तरह यहाँ के लोगों के खान पान एक उच्च कोटि के कहे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मनोरंजन की। चूंकि पेट भरा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो मनोरंजन तो होने ही चाहिए। मनोरंजन की भी व्यवस्था थी। बहुत तरह के नाच रंग से समाज जो है बीच बीच में उसका आनंद लेता था। तरह तरह के आयोजन होते थे, तरह तरह के प्रयोजन होते थे, उत्साह, विवाह, ऐसे जितने भी आयोजन होते थे वहां मनोरंजन भी देखा जाता था। लोग काम से मुक्ति पाकर थोड़ा सा अपने आप को, अपनी थकावट दूर करने के लिए तरह तरह के मनोरंजन का यूज करते थे। शतरंज हो, चौपड़ हो, ये सब खेलते थे। इसके अलावा जो बड़े लोग थे, जानवरों से आदमी को लड़ा करके उसका आनंद लेते थे। कभी दो जानवरों को लड़ाकर आनंद लिया जाता था, कभी घुड़दौड़ किया जाता था, कभी शिकार किया जाता था। इस सब ये मनोरंजन के साधन थे जो उस समय लोग करते थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनके जो साधन थे, उनके जो शौक थे वो महंगे हुआ करते थे। अब शिकार करने घोड़ा पे कौन बैठ के जाएगा? जो अमीर होगा, जिसके पास घोड़े होंगे वो जाएगा, ना कि गरीब जाएगा। तो सभी लोगों के पास मनोरंजन के साधन थे, लेकिन जो गरीब थे उनके थोड़े नीचे स्टाइल के थे, जो अमीर थे उनके थोड़े ऊपर के स्टाइल के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में वहां के जो समाज हुआ करते थे वह बहुत ही समृद्ध और उच्च कोटि के थे। उन्हें वहां पे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हम देखते हैं वहां दास प्रथा थी। हम वहां देखते हैं कि बहुविवाह भी हम पाते हैं। हम वहां देखते हैं कि वही जाति व्यवस्था थी। इतने सारे कुछ होने के बाद भी हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो यह बताता है कि वहां सामाजिक समरसता की कमी थी। इसका मतलब है कि लोग समाज में मिलजुल कर रहते थे और अपना उन्नति, देश की उन्नति में भागीदार बनते थे। तो इसके साथ ही मैं आज समाप्त करती हूँ अपना ये क्लास, और आगे मैं अगले दिन इसका आगे का भाग बताऊंगी। धन्यवाद।